हाय गाइस, आज अपनी क्लास AS29। क्या है सर? आज अपनी क्लास का जो मेन इंटेंशन होगा या जो मेन कवरेज होगा आज हमारी क्लास का, वो होगा AS29। सर, हमने हमारी लास्ट क्लास में AS22 ख़त्म किया था, और जो हमने AS22 किया था उसमें हमने ICI का SM, PM, CA फाइनल के ओल्ड क्वेश्चन और जनवरी 2021 और जुलाई 2021 के जो AS22 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो हमने किए थे। क्लियर? यस सर। आज अपन जो अपना एक और AS चालू करेंगे वो करेंगे AS29। सर, AS29 का नाम क्या है? AS29 का जो नाम है वो है आपका प्रोविज़न एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। ये नाम है सर आपका इस AS का। और बेसिकली अपन इस AS में यही पढ़ने वाले हैं कि कब कब अपन को प्रोविज़न बनाना है और कब कब अपन को उसको कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में शो करना है। तो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ सर, ये जो AS है इम्पॉर्टेंट AS है और इसमें से 5 मार्क्स का आता ही आता है। कितने मार्क्स का सर? 5 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन पूछता है ICI, और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है और आपको करके जाना चाहिए। तो सर, आप अपनी कॉन्सेप्ट कॉपीज़ में आ जाइए और उसमें सबसे पहले अपन जो पॉइंट लिखेंगे उसके अंदर सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे अपन पॉइंट नंबर 1 प्रोविज़न। क्या लिखेंगे सर अपन सबसे पहले कि क्या होता है ये प्रोविज़न, क्या है ये प्रोविज़न? तो सर, प्रोविज़न होने के लिए, प्रोविज़न बनाने के लिए यहाँ पे 2 कंडीशन आपको चाहिए, हमेशा ध्यान रखना कि देयर मस्ट बी, क्या बोला मैंने, एंड देयर मस्ट बी ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। कौन सा ऑब्लिगेशन चाहिए यहाँ पे आपको? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन चाहिए, ठीक है। और सेकंड कि यहाँ पे आपका आउटफ्लो होना चाहिए रिसोर्सेज का। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज मस्ट भी क्या होना चाहिए? प्रोबेबल होना चाहिए कि भाई होगा, तो हम कहेंगे कि हमारा प्रोविज़न बनाना चाहिए, अदरवाइज हम कहेंगे प्रोविज़न नहीं बनाना चाहिए। अब सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता क्या है। ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता क्या है वो तो समझाइए सर। तो लिखिए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन लिखिए, जो अराइज होता है फ्रॉम पास्ट इवेंट से, अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट, जो आपके पास्ट इवेंट से अराइज होता है, ध्यान रखना, एंड मोर देन 50% चांसेस होते हैं। क्या बोला मैंने? मोर देन 50% चांसेस होते हैं टू पे अमाउंट। क्या बोला मैंने सर? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में पास्ट इवेंट ध्यान रखना और मोर देन 50% चांसेस, और वहाँ पे मोर देन 50% चांसेस होते हैं कि आपको अमाउंट पे करना ही पड़ेगा, तो हम उसे कहते हैं क्या? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। सर, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ना आपकी फैक्ट्री थी, आपकी फैक्ट्री में ये देखिए, ये आपकी फैक्ट्री है, मतलब फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2019 से लेकर 31/3/2020 और ये 31/3/2021। यहाँ पर लेट सपोज 1 Feb 2021 को कंपनी को एक आइडिया आया। कंपनी को क्या आया? एक आइडिया आया कि यार अपन ऐसा करते हैं कि जो अपना एम्प्लॉय हैं उनकी वेजेस को हम रेट्रोस्पेक्टिवली इंक्रीज कर देते हैं। रेट्रोस्पेक्टिवली क्या कर देते हैं? हम इंक्रीज कर देते हैं। अब एक बात बताना, ये जो वेजेस हैं हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने काम करा है। हम रेट्रोस्पेक्टिवली इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब पिछले सालों का भी हम अभी पे करेंगे, मतलब पिछले सालों से इंक्रीज करते हुए चलना है हमारे को। तो एक बात बताइए, अगर आपको पिछले सालों से इंक्रीज करते हुए चलना है तो वो एक पास्ट इवेंट हो गया। क्यों? क्योंकि वो काम तो कर चुका है ना एम्प्लॉय। आप सुनना एक और बात, देखिए, आप 19-20 है, 19-20 में एम्प्लॉय काम कर चुका, जहाँ पे उसको कितने रुपए मिले? उसको मिले 500 रुपये पर मंथ। आप चाहते हो कि उसकी सैलरी रेट्रोस्पेक्टिवली इंक्रीज हो जाए और कितनी हो जाए? 600 रुपये पर मंथ हो जाए। मतलब आप उसको 19-20 के 100 रुपये भी देना चाहते हो, आप उसको 19-20 के 100 रुपये भी देना चाहते हो। तो क्या ये पास्ट इवेंट से रिलेटेड है क्या? हाँ सर, पास्ट इवेंट से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि सर एम्प्लॉय वो काम तो कर चुका है ना पास्ट में, तभी तो ये ऑब्लिगेशन राइज हुआ है। और जिसके 50% चांसेस से ज़्यादा है कि अपन उसको अमाउंट पे
करेंगे। समझ में आई क्या बात? क्लियर हुआ क्या कि क्या होता है ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? यस सर, समझ में आ गया। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब होता है वो ऑब्लिगेशन जो कि आपके अराइज होता है फ्रॉम द पास्ट इवेंट से। ठीक है, कि पास्ट में ऐसा कोई काम हो चुका है जिस कारण से अब आप ऑब्लाइज्ड हो उसको टू पे करने के लिए, और पे करने की प्रोबेबिलिटी भी 50% से ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है, तो हम उसे क्या मानते हैं? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मानते हैं। क्या ये आपने लिख लिया क्या? पहले सर अपन सारे कॉन्सेप्ट लिखेंगे, फिर उसके साथ अपन सारे क्वेश्चंस करते चलेंगे, और आपको ये चैप्टर इतना इजी हो जाएगा कि आप खुद देख लीजिएगा सर। क्लियर क्या? यस सर। अब सर यहाँ पे एक और वर्ड आता है, ये ऑब्लिगेशन। क्या वर्ड आता है यहाँ पे अब ये कि सर इस ऑब्लिगेशन का मतलब भी समझाइए आप हमारे को। तो लिखते हैं ऑब्लिगेशन का मतलब भी। समझ में आ रहा है ना सर आपको? यस सर। अब ऑब्लिगेशन का मतलब लिखते हैं अपन। ऑब्लिगेशन, ध्यान रखना सर, जो ऑब्लिगेशन हो सकता है ना वो मे बी क्या हो सकता है? लीगल भी हो सकता है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। मतलब सर मैं समझा नहीं। लीगल बोले तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई आपके पास एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या फिर आपने किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया। ठीक है, आपने किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, तब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। और कॉन्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि भैया आपका ट्रेडिशन है या पास्ट प्रैक्टिस है कुछ ऐसी। क्या बोला? ट्रेडिशन है या फिर पास्ट प्रैक्टिस है। कैसे? मान लीजिए, अब देखो सर, सेम ऊपर वाला एग्जांपल देखें एक बार। यस सर, ऊपर वाले एग्जांपल में अपन ने क्या कहा था कि जो कंपनी है वो रेट्रोस्पेक्टिवली वेजेस को इंक्रीज करना चाहती है। मतलब 500 रुपये पर मंथ जो 19-20 में दिए गए थे, अब उसको कितना करना चाहती है? 600 रुपये पर मंथ। मतलब वो 19-20 का 100 रुपया पर मंथ देना चाहती है। कब? 21 के अंदर आकर। क्या बोला सर मैंने? पिछले सालों का 100 रुपया जो अब वो इंक्रीज कर रहा है इस साल से, वो इसी साल देना चाहती है 100 रुपया। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब यही होता है। हाँ सर। तो अब एक बात बताइए, क्या कंपनी ने एम्प्लॉयज़ के साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया है क्या? यहाँ पे नहीं, कोई एग्रीमेंट साइन किया है क्या? मैंने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं एग्रीमेंट साइन किया है। क्या फिर हम देखेंगे क्या इनकी पास्ट प्रैक्टिस है क्या कंपनी की? हाँ सर, कंपनी की पास्ट प्रैक्टिस है। कंपनी का बहुत नाम है, टाटा जैसी कंपनी है जो कि अपने एम्प्लॉयज़ से किए हुए वादों को कभी नहीं तोड़ती। पिछले 20-25 सालों का रिकॉर्ड है, पिछले 25 ईयर्स का रिकॉर्ड है कि उन्होंने जो भी वादा किया है, जो भी कमिटमेंट की है, वो उस कमिटमेंट को पूरा करते हैं। तो ये क्या हो गया? एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो गया। तो भी हम क्या करेंगे? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मान लेंगे। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हो रहा है आपको? इस एग्जाम्पल को मैं एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पे लिखवा देता हूँ। देखिए सर एग्जाम्पल, जैसे एक कंपनी है, एक कंपनी ABC। ठीक है, एक कंपनी ABC कंपनी नाम की कंपनी है। उसने क्या करा है ना? रेट्रोस्पेक्टिवली इंक्रीज करा। क्या करा? रेट्रोस्पेक्टिवली इंक्रीज करा उसने वेजेस में। रेट्रोस्पेक्टिवली क्या करा उसने? इंक्रीज करा वेजेस। अब रेट्रोस्पेक्टिव कब से? फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2019 से। कब करा? इन 1 Feb 2021 में। समझ में आया क्या? ये आइडिया कब आया उसको? 1 Feb 2021 में उसको आइडिया आया कि यार हम क्या करते हैं ना, हमारी कंपनीज में जो भी एम्प्लॉयज़ है हम उनकी वेजेस को रेट्रोस्पेक्टिवली इंक्रीज करते हैं। बट रेट्रोस्पेक्टिवली कहाँ से करेंगे? 1/4/19 से इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, क्या कंपनी ऑब्लाइज्ड है क्या टू पे करने के लिए? अब देखिए फिर आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? कंपनी डज नॉट एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट। कोई एग्रीमेंट में एंटर नहीं होती है विद किसके साथ? एम्प्लॉयज के साथ। बट इट इज द पास्ट प्रैक्टिस, बट इट इज पास्ट प्रैक्टिस ऑफ कंपनी टू फुलफिल देयर कमिटमेंट। अब एक बार बताइए, क्या अब आपको इस केस में बताइए, क्या ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है क्या? सॉल्यूशन, क्या ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है क्या? देखिए, क्या ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है क्या? बताइए मुझे, क्या सर ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है क्या? तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या होता है कि वो ऑब्लिगेशन जो अराइज होता है फ्रॉम द पास्ट इवेंट से। हाँ सर, पास्ट इवेंट से अराइज हो रहा है क्योंकि आपने वेजेस कब से बढ़ाने के लिए बोला है? आपने वेजेस बढ़ाने से बोला है ये
वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ाने के लिए बोला है, और काम वो कर चुके हैं, और उसके लिए आपको देना ही पड़ेगा, मोर देन 50% चार्जेस है, आपको देना ही पड़ेगा। और ऑब्लिगेशन आपका कैसा है, पास्ट प्रैक्टिस है, मतलब कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, यस इट इज द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इट इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इट इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। वाई? जस्ट बिकॉज इसके अंदर 3 एलिमेंट है, एक तो पास्ट इवेंट हो गया, यस सर पास्ट इवेंट है, उसके साथ क्या मोर देन 50% चांसेस है क्या, यस सर वो पे करेगा, यस मोर देन 50% चांस है। उसके बाद सर ऑब्लिगेशन है क्या, हाँ सर ऑब्लिगेशन है, कौन सा ऑब्लिगेशन है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। तो इस कारण से ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो हम क्या मान लेंगे, ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। समझ में आई क्या बात, क्लियर हो गया क्या? जरूरी नहीं है ऑब्लिगेशन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो या एग्रीमेंट हो, अगर उसकी पास्ट प्रैक्टिस ऐसा कहती है कि कंपनी ने आज तक कभी अपने एम्प्लॉयज के साथ डिफॉल्ट नहीं किया, कंपनी ने आज तक कभी अपने कमिटमेंट से मुकरी नहीं है, तो हम ये मानेंगे वो भी एक तरीके का ऑब्लिगेशन है, वो भी एक तरीके का उसका कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। समझ में आ रही है बात आपको, क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। क्या अब आपको सर प्रोविजन वाली टर्म जो क्लियर हो गई क्या, प्रोविजन वाली टर्म क्लियर हुई क्या? हाँ सर प्रोविजन वाली टर्म क्लियर हो गई, मतलब कुछ भी नहीं है, प्रोविजन में सबसे पहले आपको प्रेजेंट ऑब्लिगेशन देखना पड़ेगा, अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है तो आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। क्लियर क्या? यस सर। अब सर मैं एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, जो चीज़ अपने काम की नहीं थी ये, क्योंकि अपन ने ये एग्जाम्पल पूरा लिख लिया नीचे, तो अननेसेसरी गंदा लगा है थोड़ा सा ये, इस कारण से अपने इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, ताकि अपने नोट्स एकदम नीट एंड क्लीन रहें, क्योंकि पढ़ने में सर अपन को लास्ट टाइम पे से ही पढ़ के जाना होता है। क्लियर? यस सर। समझ में आया क्या सर? क्लियर हो गया? यस सर। अब अपन बात करते हैं हमारे सर सेकंड टर्मिनोलॉजी की। सेकंड टर्मिनोलॉजी का नाम है सर आपका सेकंड टर्मिनोलॉजी कि व्हाट डू मीन बाय लायबिलिटी। अब लायबिलिटी और प्रोविजन में क्या डिफरेंस होता है सर? लायबिलिटी क्या होती है कि यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, मस्ट बी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्या होना चाहिए सर यहाँ पे आपका, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए, मतलब वही पास्ट इवेंट होना चाहिए प्रैक्टिस में या फिर ऑब्लिगेशन होना चाहिए, ठीक है, और वो मोर देन 50% चांसेस होने टू पे। उसके साथ जो आउटफ्लो है, ये इंपॉर्टेंट है, जो आउटफ्लो है ऑफ रिसोर्सेज का, जो आउटफ्लो है रिसोर्सेज का इज सर्टेन। क्या है सर? वो सर्टेन है, मतलब जो आउटफ्लो है रिसोर्सेज का वो सर्टेन है, मतलब ये तो देना ही पड़ेगा। लाइक एग्जाम्पल अगर मैं जिसकी बात करूँ एग्जाम्पल्स की, तो जैसे मान लीजिए अगर आपको मैं कहता हूँ गुड्स रिसीव्ड हो गया, क्या मान लिया मैंने, क्या बोला आपको, गुड्स रिसीव्ड हो गया बट इनवॉइस नहीं मिला आपको, बट नॉट इनवॉइस, तो आप क्या ये कहोगे कि यार मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे कितना अमाउंट देना है। अरे सर आपने गुड्स खरीदा है तो आपको ये नहीं पता होगा कि आपने कितने रुपए का गुड्स खरीदा है, तो आपने गुड्स खरीद लिया, पास्ट इवेंट हो गया, और आपको पता है मोर देन 50% चांसेस को टू पे करने के, और जब भी हम माल खरीदते हैं हम हमेशा पेमेंट करते हैं, ये हमारी ऑब्लिगेशन है, तो ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो रहा है। यस सर ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो रहा है। क्या अब यहाँ पे आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज सर्टेन है क्या? हाँ सर सर्टेन है, बट लेकिन सर इनवॉइस तो हुआ ही नहीं है। अरे इनवॉइस हो या नहीं हो उससे क्या मतलब है, आपको ये तो पता है ना कि अगर आपने अपने गोडाउन में गुड्स रख लिए, आपने अपने गोडाउन में अगर गुड्स रख लिए, तो क्या आप सामने वाले को पेमेंट नहीं करोगे क्या? यस सर पेमेंट करेंगे, और पेमेंट कितना करोगे वो भी आपका क्या है, डिटरमाइंड है पहले से। समझ में आई क्या बात? क्लियर हुई क्या बात? यस सर। मतलब लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी वो होती है जहाँ पे हमारे को पता है कि कितना रुपया देना है और पक्का देना ही है। प्रोविजन में एक मतलब दिमाग में एक चीज़ चलती रहती है कि यार ये देंगे या नहीं देंगे, देंगे या नहीं देंगे, अरे देंगे तो कितना देंगे। समझ में आई बात? वो प्रोविजन है। लायबिलिटी में 100% चांसेस होते हैं। क्या होते हैं? 100% चांस होते हैं कि आपको पेमेंट पे करना ही पड़ेगा। वो क्या होती है? लायबिलिटी। समझ में आई क्या बात? एक और एग्जांपल लिख ले क्या? यस सर। जैसे मान लीजिए आपको अमाउंट है जो पेबल है, पेबल मतलब आपको देना है फॉर किसके लिए, जैसे आपके घर में गैस आ गई उसके लिए देना है, या फिर आपके घर में कोई फूड आया उसके लिए आपको देना है, कोई फैक्ट्री में फूड आया, कोई फैक्ट्री में गैस आई उसके लिए आपका अमाउंट पेबल है, तो वो आपके लिए प्रोविजन नहीं होगा, वो आपके लिए लायबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि आपने अपना गैस और फूड ले लिया, उसको कंज्यूम कर लिया, अब आपको पता है कि यार पेमेंट तो करना ही पड़ेगा और 100% है पेमेंट करना ही पड़ेगा, और आपको ये भी पता है कि कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्या सर समझ में आया क्या लायबिलिटी और प्रोविजन के बीच में डिफरेंस क्लियर हो रहा है सर? यस सर। मतलब कहने का मतलब ये है कि लायबिलिटी में 100% चांसेस होते हैं कि आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा,
देयर इज़ नो 1% चांस की दैट कि आप पेमेंट से बच सकोगे। आपको 100% पेमेंट करना ही पड़ेगा। वो क्या होती है सर? आपकी लायबिलिटी। क्या सर अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या लायबिलिटी का? यस सर ये डेफिनेशन इसलिए लिखवा रहा हूँ मैं आपको ताकि आपको पता रहे कि ये डेफिनेशंस हैं क्या आखिर में, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभार मैं आपको दिखाऊंगा भी जब आप पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस करोगे तो एग्ज़ाम में आईसीएआई ने पता है क्या करा है? डिफाइन द फॉलोइंग वर्ड्स, जैसे कि पहला प्रोविज़न दे दिया उन्होंने, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दे दिया, दूसरा तीसरा दे दिया लायबिलिटी, चौथा दे दिया कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया। बच्चे करके जाते हैं प्रैक्टिकल की तैयारी और उनको वो थ्योरी में फंसा देते हैं। तो अपन सर अपनी क्लास में थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों कवरेज करके चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इन थ्योरी को ढंग से याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? लायबिलिटी क्लियर हो गई क्या? यस सर लायबिलिटी क्या होती है? मतलब 100% चांस है कि आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा और आपके पास कोई मतलब बचने का कोई उपाय नहीं कि यार आप बच सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 100% पेमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है। तीसरा आता है सर आपका कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। क्या आता है सर आपका? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। देखिए सर अब कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या होता है कि देयर मस्ट बी, क्या बोला सर मैंने? देयर मस्ट बी ए पॉसिबल ऑब्लिगेशन। कौन सा ऑब्लिगेशन सर? पॉसिबल ऑब्लिगेशन। सर कौन सा वर्ड लिखवाया मैंने आपको यहाँ पे? पॉसिबल ऑब्लिगेशन। पॉसिबल ऑब्लिगेशन, नॉट ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। आई बात समझ में? यस सर। एंड सेकेंड अपन क्या करेंगे सर? इसको इट शुड बी डिस्क्लोज्ड, और इससे क्या किया जाएगा सर? इट शुड बी डिस्क्लोज। इसे डिस्क्लोज किया जाएगा कहाँ के? किस दर? इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, नोट्स टू अकाउंट में। कहाँ पे सर? नोट्स टू अकाउंट में। क्लियर? और ध्यान रखना कि सर यह पॉसिबल ऑब्लिगेशन होता क्या है? मुझे ये भी तो बताइए कि पॉसिबल ऑब्लिगेशन होता क्या है? तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन कुछ भी नहीं है अदर देन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अदर देन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब सर कहने का मतलब ये हो गया, या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि वेयर जहाँ लेस देन 50% चांसेस होते हैं। क्या बोला मैंने? लेस देन 50% चांसेस होते हैं टू पे करने के। चांसेस होते हैं क्या करने के? टू पे करने के अमाउंट को। तो हम उसे क्या कहते हैं? पॉसिबल ऑब्लिगेशन। और पॉसिबल ऑब्लिगेशन में हमेशा क्या बनता है? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। समझ में आया क्या? लेस देन 50% चांसेस होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? पॉसिबल ऑब्लिगेशन। और पॉसिबल ऑब्लिगेशन को तो हमेशा क्या बनेगी? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को हमेशा कहाँ डिस्क्लोज किया जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, नोट्स टू अकाउंट में। क्लियर? क्या ये चीज़ क्लियर हुई क्या? समझ में आया क्या सर आपको? क्लियर हो गई क्या? हाँ सर क्लियर हो गई। मतलब क्या बोला मैंने बोला कि सर जो भी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती है उसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करते हैं, और पॉसिबल ऑब्लिगेशन में ही कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बनती है। और पॉसिबल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है लेस देन 50% चांसेस टू पे दी अमाउंट। समझ में आया क्या? इसके भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे तो अपन इसको और ज़्यादा डिटेल में देख लेंगे। क्लियर क्या? यस सर। ये सर फोर्थ टर्मिनोलॉजी पर अपने फोर्थ में कॉन्टिजेंट असेट। सर ये कॉन्टिजेंट असेट क्या होती है? अब देखिएगा सर, कॉन्टिजेंट असेट का मतलब होता है दोज असेट्स, वो असेट्स विच आर इन नेचर ऑफ कॉन्टिजेंट। जो कॉन्टिजेंट नेचर की है उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्टिजेंट असेट कहते हैं। ठीक है। बट ध्यान रखना, इफ देयर इज वर्चुअल सर्टेनिटी। क्या बोला मैंने? वर्चुअल सर्टेनिटी है किसके रिगार्डिंग में? वर्चुअल सर्टेनिटी है रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग में? अबाउट कॉन्टिजेंट असेट। इस कॉन्टिजेंट असेट के रिगार्डिंग में मेरे को वर्चुअल सर्टेनिटी की मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। देन इट शुड बी recognized as assets। क्या बोला मैंने सर आपको? क्या वर्ड बोला मैंने आपको? वर्चुअल सर्टेनिटी है तो आप इसको क्या रिकॉर्ड कर लोगे? असेट। मुझे लगता है कि इंश्योरेंस क्लेम से मुझे पैसा मिलेगा, बट मुझे पक्का पता है वर्चुअल सर्टेनिटी है, मैंने एग्रीमेंट साइन कर लिया था,
मैंने एग्रीमेंट साइन कर लिया था इंश्योरेंस कंपनी के साथ कि मुझे पैसा चाहिए, किसी भी हालत में किसी भी कंडीशन में पैसा चाहिए, आप मुझे रेम्बर्स करोगे, पैसा मिलेगा मुझे। तो वो क्या हो गया, वर्चुअल सर्टेनिटी। और वर्चुअल सर्टेनिटी के केस में मैं उस इंश्योरेंस क्लेम को क्या रिकॉग्नाइज कर लूँगा, असेट्स। क्या रिकॉग्नाइज कर लूँगा, असेट्स। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब वर्चुअल सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है सर, यहाँ पे वो भी समझाइए वर्चुअल सर्टेनिटी का मतलब। तो देखिए वर्चुअल सर्टेनिटी बोले तो आपको पता कैसे चलेगा कि वर्चुअल सर्टेनिटी है या नहीं है? आपने कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हो या कोई एग्रीमेंट कर लिया हो उसके साथ, लीगल कॉन्ट्रैक्ट या फिर मैं कहता हूँ एग्रीमेंट कर लिया हो आपने उसके साथ कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, या फिर उनकी कोई पास्ट प्रैक्टिस है कि वो देते ही देते हैं, सबको देते हैं। समझ में आई बात? तो हम क्या मानेंगे उसको, वर्चुअल सर्टेनिटी मानेंगे। क्लियर क्या? यस सर। बट बाई चांस मान लीजिए if there is no virtual certainty, if there is no virtual certainty, मान लीजिए हमें वर्चुअल सर्टेनिटी नहीं है, मतलब आपको नहीं लगता कि आपको पेमेंट मिलेगा, आपको नहीं लगता कि यार यहाँ पे तो मैंने कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं कर रखा, मुझे क्या पता ये अपनी बात से मुकर जाएगा, इसका तो पास्ट रिकॉर्ड भी ख़राब है, इसका तो पास्ट रिकॉर्ड भी ख़राब है और मुझे नहीं लगता कि ये पेमेंट देगा, और ना, और मेरी भूल सबसे बड़ी ये हो गई कि मैंने इसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर रखा, कोई वर्चुअल सर्टेनिटी नहीं है, तो अपन क्या करेंगे इसको, इट शुड बी डिस्क्लोज्ड, इट शुड बी डिस्क्लोज्ड। कहाँ दिखाया जाएगा इसको, इट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में इनको क्या किया जाएगा, डिस्क्लोज किया जाएगा। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या, ये बताइए सर आप, क्लियर हुआ क्या? यस सर। समझ में आई बात? यस। तो सर ये जो टर्मिनोलॉजीज थी कुछ आपको जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में मैं बता रहा हूँ सर, मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली। इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, कुछ टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये चारों के चारों का क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए तैयार हो गया सर। इस AS29 जो कि बच्चे जानते हैं कि ये थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है, या प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी है। बट सर मैं जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आपको उस हिसाब से पढ़ते चलिए, मजाक नहीं कर रहा। आपको एट द एंड जब अपन ये चैप्टर ख़त्म करेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा, तो सर आप सीरियसली आप अपने दिल से कहोगे सर मज़ा आ गया इस चैप्टर में। समझ में आई क्या बात? तो एक बार अपन फटाफट से अपन ने क्या क्या पढ़ा, प्रोविज़न पढ़ा। प्रोविज़न में अपन ने सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ पे दिया, अभी तक अपन ने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया सर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पे ध्यान दिया, क्योंकि यही है इस एक चैप्टर में जो आपको समझना है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या होता है। उसके बारे में हमने एक एग्जांपल से भी समझा, और अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। फिर हमने लायबिलिटी के बारे में समझा, फिर हमने कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के बारे में समझा, फिर हमने पॉसिबल ऑब्लिगेशन के बारे में समझा, फिर हमने कॉन्टीजेंट असेट के बारे में भी समझा। अब सर हम बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की, कि मैं आपको कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। अब सम क्लैरिफिकेशंस होंगे जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे ताकि आप अपने एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे आप उनको सॉल्व कर सकें। सम क्लैरिफिकेशन क्या रखना है सर, फॉलोइंग सिचुएशंस, क्या बोला मैंने, द फॉलोइंग सिचुएशंस प्रोविजन आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड अप। प्रोविज़न रिक्वायर्ड नहीं होता है बनाना, बिकॉज, क्यों, बिकॉज जो कंपनी है में अवॉइड, क्या कर सकती है कंपनी में, अवॉइड इट बाय इम्प्लीमेंटिंग करके, या फिर बाय इम्प्लीमेंटिंग करके रियलिस्टिक अप्रोच। सर बहुत अच्छे वर्ड्स पे ध्यान देना, बिकॉज कंपनी में अवॉइड बाय इम्प्लीमेंटिंग करके रियलिस्टिक अप्रोच को। फॉलोइंग सिचुएशन में आपको प्रोविजन रिक्वायर्ड नहीं होता है, क्यों, क्योंकि कंपनी, प्रोविजन कब रिक्वायर होता है, जब आपको लगता है कि यार 50% से ज़्यादा चांसेस हैं आपको पे करने के, मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, क्लियर। बट आप उस प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को अवॉइड कर सकते हो, कैसे, बाय इम्प्लीमेंटिंग करके रियलिस्टिक अप्रोच को। रियलिस्टिक अप्रोच को आप इम्प्लीमेंट कर दोगे और उस कारण से आप बच सकते हो, क्या कर सकते हो, आप बच सकते हो, किससे, फ्रॉम द पेमेंट से। तो फिर आपको प्रोविजन बनाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे से आपने इम्प्लीमेंट करा हो या ना करा हो, उससे कोई फर्क नहीं है, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, मे अवॉइड आप कर सकते हो इम्प्लीमेंट करके। समझ में आई बात? जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स है सर, वो मैं आपको बता देता हूँ। ए, रिपेयर या मेंटेनेंस हो, रिपेयर या मेंटेनेंस हो। अब सर एक बात मान लीजिए, जैसे सर समझना, अब को
समझना सर, इस चीज़ को ज़रूर समझना सर। इधर देखिए, मान लीजिए एक मेरे पास मेरा कार का मेरी कार की शॉप है। मैं कार क्या करता हूँ, मैं रेंट पे देता हूँ, मैं कार को चलवाता हूँ, रेंट पे वापस ले भी लेता हूँ और उसको बेच भी देता हूँ कार को मैं कभी कभार। कार में मान लीजिए मेरे को लगता है कि यार हर साल मुझे खर्चा होगा रिपेयर मेंटेनेंस का। क्या बोला मैंने? मुझे लगता है कि कार में हर साल मुझे खर्चा होगा रिपेयर मेंटेनेंस का 1 लाख रुपए पर मंथ। मतलब पूरे साल भर का देखा जाए तो 12 लाख रुपए का मेरे को खर्चा होगा, ये मुझे पता है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगनिंग ऑफ द ईयर मुझे पता है कि यार 12 लाख रुपए का खर्चा होता है मेरी कार में रिपेयर मेंटेनेंस में। क्या मुझे इसका प्रोविज़न बनाना चाहिए? क्या मुझे इसका प्रोविज़न बनाना चाहिए क्या? नो सर, आपको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आप उस 12 लाख रुपए के खर्चे से बच सकते हो अगर आप क्या करो, उस कार को बेच के एक नई कार खरीद सकते हो। समझ में आई बात? आप धंधा बंद मत करो, आप उस कार में 12 लाख रुपए दे रहे हो, उससे बढ़िया तो आप 12 लाख रुपए में एक नई कार खरीद लोगे। आई थिंक ऑल्टो 2 आ जाएगी, ऑल्टो 2 आ जाएगी। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? i20 एक आई जाएगी और थोड़े से पैसे भी बच जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपन रियलिस्टिक अप्रोच अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि यार इसका ये ऑल्टरनेटिव निकल सकता है, तो अपन उस रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे से बच सकते हैं। तो इस कारण से अपन को प्रोविजन बनाने की नीड नहीं है। समझ में आई क्या बात? यस सर। रिपेयर मेंटेनेंस का जो सेकेंड नाम होता है जो कि ओवरहॉलिंग होता है, जो कि सर आपके यूज होता है किसके अंदर? एयरक्राफ्ट के केस में। किसके केस में सर? जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी रिपेयर मेंटेनेंस नहीं होता, उनका क्या होता है? ओवरहॉलिंग होता है। सेम रिपेयर मेंटेनेंस जैसा ही केस होता है। क्लियर क्या? यस सर। सी पॉइंट, रिट्रेन करना एम्प्लॉयज को। क्या करना? रिट्रेनिंग करना ऑफ एम्प्लॉयज की। एम्प्लॉयज को आप क्या कर रहे हो? रिट्रेन कर रहे हो। मान लीजिए मेरा ऑफिस था, सीए का ऑफिस था, मुझे मतलब 2017 में आपका जीएसटी आया था, मेरे पास मेरे अंडर लगभग 50 एम्प्लॉयज़ काम करते थे। किसी को भी जीएसटी के बारे में नॉलेज नहीं थी, जीएसटी नया नया लॉन्च ही हुआ था। ठीक है, अब एक बात बताओ, मुझे लगा कि यार अब मैं इन एम्प्लॉयज़ को जीएसटी के बारे में ट्रेन करूँगा, मतलब मेरे लगभग बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, अप्रॉक्स 10 से 15 लाख रुपए मेरे खर्च हो जाएंगे। मैंने ऐसा बजट बनाया गया 10 से 15 लाख रुपए मेरा खर्च हो जाएगा 30-35 एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए जीएसटी में, वो भी बेसिक से लेकर पूरा एंड तक, जीएसटी रिटर्न, जीएसटी केस, स्क्रूटनी, शो कोज नोटिस, डिमांड, रिकवरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपन को बहुत सारी चीज़ इनको बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। तो फिर क्या होगा? तो सर ऐसे केस में मेरे को लगा कि यार मैं 10-15 लाख रुपए सामने वाले को खर्च करूंगा इनको ट्रेन करने में, तो भी इनको प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाएगी, तो भी इनको दिक्कत आती रहेगी। तो इससे बढ़िया मैं ऐसा करता हूँ ना, एक ट्रेंड एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो ट्रेंड एम्प्लॉयज़ हैं जीएसटी के बारे में, जो ट्रेंड है जीएसटी के बारे में, मैं उनको ही अपनी नौकरी में रख लेता हूँ, मैं उनको इनकी जगह रिप्लेस कर लेता हूँ। तो मेरा 12-13 लाख रुपए का खर्चा बच सकता है। यस सर, बच सकता है। तो इस केस में भी हमारे को कुछ भी प्रोविजन बनाने की नीड नहीं होगी। क्लियर क्या? यस सर। डी, फिटिंग करना स्मोक फ्री सिस्टम इन अ फैक्ट्री। कभी आपको पता है, कभी आप बड़े बड़े होटल्स में गए होंगे जैसे, तो कभी कभार क्या होता है होटल्स में ना एक साइलेंसर लगा रहता है, एक जो कि है ना, मतलब अगर आप कोई भी वहाँ पे जैसे कि बैंड एरिया, उनका क्या होता है, एक एरिया होता है जहाँ पे आप आराम से मतलब सिगरेट विगरेट पी सकते हो, आराम से वहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो। बट लेकिन आप ऐसे एक पब्लिक वहाँ पे होटल के किसी भी एरिया में आप स्मोकिंग नहीं कर सकते। अगर आप किसी बैंड एरिया में अगर आप स्मोकिंग करते हो और वहाँ पे क्या होता है साइलेंसर लगे होते हैं, तो वो बजने लग जाते हैं उस धुएं को देख के। उस धुएं को देख के वो क्या होते हैं, वो साइलेंसर बजने लग जाते हैं, वो रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो उसे कहते हैं अपन फिटिंग करना स्मोक फ्री सिस्टम को। लॉ ने कहा कि आपको अपनी फैक्ट्री में फिटिंग करना पड़ेगा स्मोक फ्री सिस्टम, करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए करना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या सोचा, यार मैं 10-15 लाख रुपए इसमें खर्च करूंगा, इससे बड़े तो मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं उन एम्प्लॉयज़ को रखता हूँ जो कि मतलब जिनको सुट्टाबाजी का शौक ही नहीं है, मतलब जो स्मोकिंग ही नहीं करते हो, जिनको स्मोकिंग से डर लगता हो। आई बात समझ में? तो क्या मैं मेरे 10-15 लाख रुपए बचा सकता हूँ? यस सर, बचा सकता हूँ। तो मुझे इस केस में भी प्रोविजन की नीड नहीं होगी। आप खुद देखिए, जितने भी मैंने यहाँ पे रियलिस्टिक अप्रोच लिए वो सारी मतलब एक लॉजिकल है। ऐसा नहीं कहा मैंने मेरा धंधा बंद कर दूंगा, मैं उनको मार दूंगा, मैं उनके ऊपर केस कर दूंगा, ऐसा नहीं है। रियलिस्टिक अप्रोच, एक बिजनेसमैन हमेशा रियलिस्टिक अप्रोच सोचता है कि यार कैसे मैं कम लीगल कंप्लाइंस करके अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता हूँ। क्लियर? यस सर, समझ में आया? यस सर। तो अपन इसकी सारी रियलिस्टिक अजम्पशंस को भी अपन सामने लिख लेंगे। अब अगला ई पॉइंट,
फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस। अब एक बात बताइए सर आप मुझे, क्या ये जो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस है, क्या इनके लिए भी कोई प्रोविज़न बनता है क्या? सर फ्यूचर में लॉसेस हो रहे हैं और वो भी ऑपरेटिंग लॉसेस हैं, तो उनके लिए कोई प्रोविज़न नहीं बनता है, साफ साफ इसने मना करा है। तो क्या सर अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है सर? इवन इफ चाहे से वहाँ पे क्वेश्चन आपको कह क्यों ना दे कि लॉ को रिक्वायर है, इवन इफ लॉ रिक्वायर्स, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर, क्योंकि हमारे को लॉ है ना रिक्वायर, हम तो हमारी अजम्पशन ही बदल देंगे। समझ में आई क्या बात? क्लियर हुई क्या बात? यस सर। तो रिपेयर मेंटेनेंस में क्या अजम्पशन बताई मैंने? बाय सेलिंग। इसमें भी क्या बताई? सेम। रिटेन में क्या बताई? बाय रिप्लेसिंग करके उन एम्प्लॉयज़ को किसी अनदर एम्प्लॉयज़ से, क्या करके? वही बाय रिप्लेसिंग करके। इसके अंदर साफ साफ मना करता है कि आपको कोई बनाने की नीड ही नहीं है, नो नीड, कोई ज़रूरत ही नहीं है सर इसको बनाने की। क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। तो सम क्लैरिफिकेशन में सर आपको पहला पॉइंट क्लियर है क्या? यस सर। सेकंड पॉइंट नंबर सेकंड, क्लैरिफिकेशन का पॉइंट नंबर सेकंड, ध्यान रखना प्रोविज़न जो है आपको वारंटी पे बनाना पड़ेगा। प्रोविज़न शुड बी मेड, प्रोविज़न शुड बी मेड, बनाना चाहिए फॉर किसके लिए? वारंटी के लिए। समझ में आई? अब सर आप ये कह सकते हो कि मैं वारंटी में भी अजम्पशन ले सकता हूँ, वारंटी में भी कुछ रियलिस्टिक अजम्पशन ले सकता हूँ। क्या ले सकते हो? क्या आपका प्रोडक्ट हमेशा ऐसा बनेगा कि जो 100% डिडक्ट फ्री होगा? हो ही नहीं सकता सर। मैं आपको चैलेंज करता हूँ सर, हो ही नहीं सकता। आप एप्पल कंपनी का मोबाइल भी आता है, कई बंदे ऐसे होते हैं जिनको चलाना नहीं आता, कंपनी की तरफ से वो फ्री है, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनको चलाना नहीं आता, वो ख़राब कर देते हैं, वारंटी पीरियड के अंदर कंपनी को देते हैं, कंपनी सुधार के दीजिए। आई बात समझ में? तो मतलब आप वारंटी को कभी आप रियलिस्टिक अप्रोच के थ्रू अवॉइड नहीं कर सकते, तो आपको प्रोविज़न वारंटी पे बनाना पड़ेगा। क्लियर क्या? यस सर। आगे अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट नंबर थर्ड, इन केस ऑफ कोर्ट केस में आपको मैं बता देता हूँ कोर्ट केस का क्या रहता है। सी कोर्ट केस का देखिएगा सर, तीन चीजें हैं सर कोर्ट केस में। इफ क्वेश्चन से क्या बोला सर मैंने? अगर क्वेश्चन कहता है कंपनी विल ओवरकम, जीत जाएगी 100%, कंपनी जीत जाएगी 100% है भाई, तो हम क्या कहेंगे? नो प्रोविज़न। कोई प्रोविज़न नहीं बनाना आपको क्या करना है? नो प्रोविज़न। आपको ओनली कॉन्टिजेंट लायबिलिटी दिखानी है कि बाय चांस कुछ खुदा का करिश्मा हो जाए और वो हार जाए, तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी दिखा देना आप तो बस। समझ में आई क्या? नो प्रोविज़न, ओनली कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। इफ लेस देन 100% है, क्या बोला मैंने? कि चांसेस हैं जीतने के, बट लेस देन 100% है, 100% नहीं है, तो प्रोविज़न नीडेड है। तो आपको प्रोविज़न क्या बनाना पड़ेगा? प्रोविज़न नीडेड है। समझ में आई बात? यस सर। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो, अगर सर आपका क्वेश्चन साइलेंट हो तो ध्यान रखना ओनली कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में शो कर देंगे। क्लियर हुआ क्या? कहाँ शो कर देंगे? ओनली कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में शो कर देंगे। समझ में आई बात? क्लियर हुआ क्या? यस सर, ओनली कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में शो कर देंगे। अगर आपको लगता है कि आप 100% जीत जाओगे तो नो प्रोविज़न, आपको लगता है 100% चांस नहीं है जीतने के तो प्रोविज़न बना देना। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी शो कर देना। क्लियर क्या? यस सर। समझ में आई बात? क्लियर हुआ क्या? यस। अब आ जाते हैं सर अपने रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस पर, पॉइंट नंबर 4। यस सर, पॉइंट नंबर 4 क्या है सर? पॉइंट नंबर 4 देखिए, रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ बिजनेस। मैं बिजनेस को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ मैं बिजनेस का। आपने पढ़ा होगा अपने सीए इंटर में एक एसएम में चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, जिसके अंदर कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज थी और वो एक थी ना डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर अपन रिस्ट्रक्चर करते हैं हमारे पूरे बिजनेस को। जब हमारा बिजनेस डाउनफॉल होता है तो हम उसको रिस्ट्रक्चर करते हैं। तो ध्यान रखना
रिस्ट्रक्चरिंग करने में ध्यान रखना कि वही ऑब्लिगेशन दो टाइप का हो सकता है। ऑब्लिगेशन में भी लीगल भी हो सकता है, मे भी लीगल भी हो सकता है सर आपके वो, और कॉन्स्ट्रक्टिव भी हो सकता है आपके वो। कॉन्स्ट्रक्टिव कब होगा? जब आपने अनाउंसमेंट कर दी है। क्या कर दी है सर आपने? जब अनाउंसमेंट कर दी है। अनाउंसमेंट कर दी है किसको सर? टू द पब्लिक को। आपने पब्लिक को अनाउंसमेंट कर दी है सर, या फिर आपने जो इंटरेस्टेड पर्सन्स हैं उनको आपने अनाउंसमेंट कर दी है। तो हम क्या बोलेंगे सर? अगर आपने पब्लिक को या इंटरेस्टेड पर्सन्स को अनाउंसमेंट कर दी है तो हम क्या मानेंगे? वो आपका एक तरीके से कॉन्स्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो आपको सिंपल सी बात है, प्रोविजन बनाना पड़ेगा क्या? यस सर, आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। प्रोविजन शुड बी मेड। आपको फिर क्या बनाना पड़ेगा सर? प्रोविजन शुड बी मेड बनाया जाएगा। किस एक्सपेंडिचर्स के लिए? ओनली फॉर एक्सपेंडिचर्स, ओनली फॉर एक्सपेंसेस दोज आर डायरेक्टली attributable to reconstructing of actual amount। समझ में आया क्या? यस सर। मतलब आपको उन खर्चों का प्रोविजन बनाना पड़ेगा जो खर्चे सीधे सीधे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है टू द रिकंस्ट्रक्शन से ऑफ एक्चुअल अमाउंट का बनाना पड़ेगा। तो इसके अंदर प्रोविजन बनेगा एक्चुअल अमाउंट का, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर्स का ही प्रोविजन बनेगा। क्लियर क्या? यस सर। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्लियर? यस सर। ऐसे कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं जिनका प्रोविजन नहीं बनेगा? जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ सर। आपने AS 10 और AS 2 में जो डिसअलाउड एक्सपेंडिचर्स थे ना, आपको पढ़ाए थे मैंने। कोई बात नहीं सर, जिन्होंने नहीं पढ़ रखे हैं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम अकाउंट्स के AS भी जल्दी ही लेकर आएंगे। और AS 10 और AS 2 में जो डिसअलाउड एक्सपेंडिचर्स है, जो डिसअलाउड है, जिन्हें अलाउ नहीं किया गया था, लाइक जैसे सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर हो गया, एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया, आफ्टर सेल सर्विस हो गई, आफ्टर सेल वारंटी सर्विस हो गई, ठीक है, इनोग्रेशन का एक्सपेंडिचर हो गया, आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गया, आपकी शिफ्टिंग एक्सपेंडिचर्स हो गए। तो वो डिसअलाउड एक्सपेंडिचर क्या होंगे सर? उन पे प्रोविज़न नहीं बनेगा, वो डिसअलाउड एक्सपेंडिचर हैं। सो नो नीड टू क्रिएट प्रोविज़न ऑन डेट। आपको प्रोविज़न उन खर्चों पे बनाने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आई क्या? डिसअलाउड एक्सपेंडिचर्स पे आपको प्रोविज़न बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? यस सर। अब करते हैं सर अपन एक और चीज़। पॉइंट नंबर ये कौन सा हो गया सर हमारा? फोर्थ हो गया। यस सर। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में बात करेंगे सर हम प्रोविज़न फॉर डीकमीशनिंग की। प्रोविज़न फॉर डीकमीशनिंग या रिस्टोरेशन। सर ये क्या होता है डीकमीशनिंग या रिस्टोरेशन? समझाता हूँ सर मैं आपको। मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग किराए पे ली, और बिल्डिंग किराए पे ली आपने 10 साल के लिए। फिर जो आपका लैंडलॉर्ड था उसने कहा कि 10 साल बाद जब मुझे बिल्डिंग चाहिए तो उसी कंडीशन में चाहिए जिस कंडीशन में आपको दे रहा हूँ। आपने क्या करा? उस 10 साल में उस बिल्डिंग को खूब तोड़ा, खूब फोड़ा, उसमें से खूब मतलब बहुत सारी आपने मतलब एक तरीके से आपने बहुत सारा उस पर एक्टिविटी करी उस बिल्डिंग पर, और 10 साल बाद वो बिल्डिंग वैसी नहीं थी जैसे आपको मिली थी। तो आपने जो आपको पता था कि यार ऐसा होने वाला है, तो आपने एट द बिगनिंग जब आप वो बिल्डिंग ले रहे थे आपने तभी सोच लिया था कि यार मुझे इतना रुपया लगेगा इसकी बिल्डिंग को वैसा करके देने में। तो उसके लिए भी आपको प्रोविज़न बनाना चाहिए, क्योंकि ये खर्चा आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको देना ही पड़ेगा ये खर्चा। तो प्रोविज़न आपका बनेगा। प्रोविज़न शुड बी मेड। क्या बोला मैंने? प्रोविज़न शुड बी मेड, बनाया जाना चाहिए, और एट द रेट प्रेजेंट वैल्यू पे बनाया जाना चाहिए। किस पे बनाया जाना चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू पे। क्यों सर प्रेजेंट वैल्यू पे क्यों? अब आप एक बात बताइए आप खुद एक बात बताइए, जो खर्चा 10 साल बाद होने वाला है उसकी आज मैं प्रेजेंट वैल्यू तो निकालूंगा ही ना। समझ में आई बात? प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालूंगा सर? बाय यूजिंग करते हुए प्री टैक्स रेट को। किसको? प्री टैक्स रेट को यूज़ करते हुए मैं प्रोविज़न
बनाऊंगा। समझ में आई क्या बात? यस सर। पॉइंट नंबर 6, रेम्बर्समेंट। रिएम्बर्समेंट सुना होगा सर आपने, आपको रिएम्बर्समेंट मिलता होगा, आपको अपने ऑफिस में आपने जो कन्वेंस का एक्सपेंडिचर करा होगा उसका भी आपको रिएम्बर्समेंट मिलता होगा। तो सर ये क्या है रिएम्बर्समेंट? ध्यान रखना सर, जो भी आपको रिएम्बर्समेंट मिलता है वो आपका एक कॉन्टिजेंट असेट होता है। इट इज सेम एज कॉन्टिजेंट असेट, मतलब वही अगर आपको वर्चुअल सर्टेनिटी है तो आप इसको असेट रिकॉर्ड कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको डिस्क्लोज कर दीजिए इनटू द नोट्स टू अकाउंट में। मतलब आपको वही इसके अंदर कॉन्टिजेंट असेट वाले प्रोविजन अप्लाई करने पड़ेंगे। क्लियर क्या? यस सर। आगे इन द प्रॉफिट एंड लॉस, और आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें आप नेट अमाउंट जो होगा वो टू बी शोन होगा, नेट अमाउंट टू बी शोन। अब सर नेट अमाउंट मतलब, नेट अमाउंट का मतलब हो गया जो भी आपका लॉसेस हुआ माइनस जो भी आपको क्लेम आपको रिसीव हो गया, तो वो आप दिखाओगे कहाँ पे? पीएनएल अकाउंट में। क्लियर क्या? यस सर। फिर लेकिन बैलेंस शीट में क्या होगा सर? लेकिन इन बैलेंस शीट में सर फुल अमाउंट से आप पोस्टिंग करोगे, फुल अमाउंट से। समझ में आई क्या? फुल अमाउंट से आपकी क्या करोगे? पोस्टिंग करोगे। प्रोविजन इतना बनेगा वो इतना बनेगा। क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या रिएम्बर्समेंट का? यस सर। रिएम्बर्समेंट खत्म होता है तो सर अब आपके पास ज़्यादा पॉइंट नहीं बचे, 2 ही एक स्पेशल पॉइंट बचे हैं, वो खत्म होते हैं सर फिर आपका ये पूरा जो चैप्टर है इस AS29 के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो अपन ने सारे लिख लिए, और कल अपनी क्लास में अपन क्या करेंगे? इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 7 पे आ जाइए सर। अब आप पॉइंट नंबर 7 क्या लिखा हुआ है सर? ये रहा सर। इफ देयर इज ओनली 2 आउटकम्स, क्या बोला मैंने? 2 आउटकम्स है यहाँ पे, इधर विन, या तो आप जीत जाओ या फिर लॉस, या हार जाओ। ठीक है? लाइक 2 सिचुएशंस, then no probability method to be used to calculate provision amount। समझ में आई क्या बात? यस सर। मतलब यहाँ पे 2 ही सिचुएशन है, या तो आप हारोगे या आप जीतोगे। तो उस केस में आपको प्रोबेबिलिटी मेथड यूज़ नहीं करना है प्रोविज़न का अमाउंट निकालते समय, ये बात ध्यान रखना आप। क्लियर? इसको अपन क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा क्लियर करेंगे, अभी आप इसको लिख लीजिए ताकि आप कॉन्सेप्ट्स पूरे हो जाएंगे सर एक तरीके से। एंड द लास्ट टॉपिक, पॉइंट नंबर 8, ऑनरियस कॉन्ट्रैक्ट। ऑनरियस कॉन्ट्रैक्ट सर क्या होता है सर? ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लॉस हो रहा है, मतलब लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर लॉस हो रहा है। बट उस ऑनरियस कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे पहले वहाँ पे क्या होना चाहिए? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। सर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोले तो मतलब दोनों का वादा पेंडिंग है, दोनों का वादा क्या है? पेंडिंग है। मतलब अभी भी ना तो तूने करा ना मैंने करा। मैंने बोला मैं तुझे बिल्डिंग किराए पे दूंगा, मैंने एग्रीमेंट करा तेरे साथ टू गिव देने के लिए माई लैंड ऑन अ रेंट टू यू। ठीक है? अभी तक मैंने लैंड रेंट पे नहीं दी, ना तूने मुझे अभी पैसे दिए, तो वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब जहाँ पे अभी दोनों का वादा पेंडिंग है, मतलब दोनों को अभी अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना है। समझ में आया? एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट में ध्यान रखना, पेंडिंग है फ्रॉम बोथ साइड, पेंडिंग है फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से भी पेंडिंग है। क्या करना? टू परफॉर्म करना, पहली चीज। या फिर दोनों जो पार्टीज है, बोथ पार्टीज हैव परफॉर्म्ड देयर ड्यूटीज इन इक्वल रेशियो। दोनों ने अपना अपना काम इक्वल कर दिया है, मतलब जितना काम उसने करा उतना काम उसने करा, जितना काम इसने करा उतना काम उसने कर दिया, तो भी हम उसे एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ही ध्यान रखना वो ऑनरियस बनेगा, अदरवाइज वो ऑनरियस कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्लियर क्या?
यस सर। एक और चीज इधर, फिर आगे ध्यान रखना कि इसके अंदर अब देयर मस्ट बी लॉस, क्या होना चाहिए यहाँ पे, लॉस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लॉस ही नहीं हो रहा, देयर मस्ट बी अ लॉस। अपन इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जो प्रोविजन का जो अमाउंट होगा, क्या बोला मैंने, जो प्रोविजन का अमाउंट होगा वो होगा पेनल्टी अमाउंट और लॉस अमाउंट, विच एवर इज लोअर, आप उतने का प्रोविजन बना दोगे। सर मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, ए ने बी को मतलब कॉन्ट्रैक्ट करा, ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट करा उसने टू गिव देने का, क्या देने का, 100 kg वीट एट द रेट 80 रुपी ऑन 1 मार्च 2023 को, कि मैं तेरे को 1 मार्च 2023 को 100 kg वीट 80 रुपये में दे दूंगा। मतलब अभी ए ने दिए नहीं है, बी ने अभी तक पैसे नहीं दिए, मतलब ये क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यस सर, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब क्या हुआ सर, पता चला कि 1/3/2020 को 1/3/2023 को सेम वीट मार्केट में 100 रुपये में बिक रहा है। कितने रुपए में बिक रहा है, 100 रुपये पर केजी में बिक रहा है, मार्केट में सोल्ड हो सकता है। तो एक तरीके से देखा जाए सर, ए को तो लॉस ही हो रहा है 20 रुपये का। अगर वो किसको देता है, अगर वो बी को देगा 80 रुपये में, जबकि वो ही सेम वीट वो 100 रुपये में बेच सकता है, तो 20 रुपये का लॉस हो रहा है। यस सर। 100 kg पर कितने का लॉस हो जाएगा, टोटल लॉस कितना हो जाएगा ए को, सर टोटल लॉस हो जाएगा 100 kg मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल्स टू 2000 रुपये का। बी ने क्या पता है, कॉन्ट्रैक्ट करते समय एक प्रोविजन एक क्लॉज डाला कि अगर आप कैंसिल करते हो तो टू पे करना पड़ेगा आपको कितना रुपया, 3000 रुपया पेनल्टी, एज ए पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। कितने रुपया पे करनी पड़ेगी आपको पेनल्टी, 3000 रुपया पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। 3000 रुपया पेनल्टी का हो गया। विच एवर इज लोअर, 2000 इज लोअर, सो 2000 का अपन क्या बना देंगे, प्रोविजन बना देंगे। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या? अगर ये लॉजिक क्लियर हुआ तो सर ये एग्जांपल आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, कॉन्सेप्ट कॉपी में। क्लियर? यस सर। तो सर आज हमने क्या करा, आज सर हमने हमारा जो क्लास 1 थी AS29 की, उसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट आपको जो यूज़ होंगे वो सारे कॉन्सेप्ट आपको मैंने आज हमारी क्लास में लिखवा दिए। कल सर हम क्या करेंगे, कल सर हम ICI के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन, CA फाइनल लेवल के प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन और पिछले 3-4 अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आए AS29 से रिलेटेड वो क्वेश्चंस करेंगे। तो सर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियोज़ के रिगार्डिंग मिलती रहेगी। टाटा, बाय बाय।